देखिए क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। अमित शाह को डेहरी डालमिया में आके यहाँ पे बांग्लादेशी दिखता है, घुसपैठिया दिखता है, मगर बंद पड़े कारखाने नहीं दिख रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए देश के गृह मंत्री। हिंदू बच्चों के साथ अन्याय किया है ना, हिंदू बच्चों के या हिंदू परिवार के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उनके जॉब रोजगार के अधिकार के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उनकी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है ना, ईश्वर इनको माफ नहीं करेगा। बूढ़े लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं, आज भी उनको महिलाओं को पैसा देके ही खरीदना पड़ रहा है 10,000। तेजस्वी यादव जी से सवाल ये पूछना चाहिए कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर वो कितनी बार सभा कर चुके हैं, बैठक किया है, उनके अपने लोग कितने लोग, कौन सी भीड़ आई जो मुसलमानों के हक पे बात करती है। आप मुसलमानों की भीड़ में आके आज वो मुसलमानों को वर्गला रहे हैं कि हम बिल फाड़ देंगे। बिल कैसे फाड़ देंगे? बिल के लिए आपको संख्या चाहिए। बिल्कुल आप जिस मुंह से जितनी ताकत से आप लोग बिल को फाड़ने की बात कर रहे हैं, उसी ताकत से आप क्यों ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाते हैं बिहार में? ये क्यों नहीं कर रहे हैं मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं? कभी पीछे नहीं आता और कभी नहीं पीछे जाएगा। मुस्लिम समाज ने हमेशा नफरत के खिलाफ वोट किया था, जब विकल्प मिलेगा तो जो नफरत के खिलाफ रहेगा उसके खिलाफ वोट करेगा। ठीक है, हम समाज में एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, हम बापू के हिंदुस्तान को सुरक्षित चाहते हैं, हम बाबा के संविधान को सुरक्षित चाहते हैं। क्यों मुसलमान किसी का फिशलग्गू होगा? तेजस्वी यादव की बबौती है क्या मुसलमानों पर? दरअसल खोपड़ा खाली है, गोबर भरा। 11 साल से सत्ता में रह के मुसलमान की बात करना, अभी भी मुसलमान और पाकिस्तान का भूत उतर नहीं रहा है। मुसलमान नाम का जीन जो गिरिराज सिंह ऐसे किसी भी भड़काऊ नेता के सर पे सवार है ना, ऐसे लोगों को जल्द उनकी औकात पता चल जाएगी। आज चाचा नीतीश कुमार 6 महीना पहले दे लाठी और अब तुरंत चुनाव आया, जब हारने लगे तो 10-10 हजार रुपया की जीविका दीदी के माध्यम से वोट प्रोराइज हो जाएगा। 12,000 ट्रेन चलाने का बात करें, अगर सिर्फ 1200 ट्रेन चल रही होगी तो हम ऑन कैमरा कह रहे हैं हम राजनीति छोड़ दें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर हमारी 100% बहुमत आने के बाद हम लोग 243 में 243 जीत जाएंगे, फिर भी मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर नहीं, गुलामी करने तो हम यहाँ भी नहीं आए, ठीक है, बल्कि प्रशांत किशोर का भी विरोध कीजिए, हमारा विरोध कीजिए कि आपने गलत कैंडिडेट भेजा। प्रशांत किशोर भी अगर उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे उनको भी छोड़ दो, एकदम बैनर पोस्टर के सामने कह रहे हैं। बिहार की जनता के साथ अगर उन्होंने धोखा किया तो सबसे पहला इस्तीफा होते हैं सवाल ही मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्ते, सलाम, आदाब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने में माहिर हैं और अपनी आवाज़ इस तरीके से उठाते हैं कि सत्ता के पक्षधारी या फिर विपक्षधारी उनको इनके सामने आ करके अब इनकी बातों को मानना, इनकी मांगों को पूरा करना, इनकी हर एक चीज़ को जो ये बात उठाते हैं समाज सेवा से रिलेटेड हो या फिर वो मुद्दा समाज सेवी का हो या फिर वह मुद्दा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी तरीके का ये हो। मेरे साथ है तुराब नियाजी। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला इस बिजी शेड्यूल में। तो सबसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया। मैं कुछ आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं आपके लाइफ के बारे में, कहाँ से आपने पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करी है। तो सबसे पहले हमारे यूजर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, मेरा नाम तुराब न्यासी है और मैं जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। वहाँ से नगर पंचायत रोहतास में मेरी ग्वाला मोहतरमा में है, वो चेयरमैन है। और चेयरमैन बनना आसान है लेकिन बिहार में इतिहास रचना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ भी बताएं, उससे पहले हम वहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता और वहाँ की तमाम तर जनता का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से नगर पंचायत रोहतास के सबसे सामान्य परिवार से आने वाले तुराब न्याजी या फिर उनके परिवार को ये एक बड़ा अहदा दिया। और ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खिदमत का मौका मिला। तो बात की शुरुआत वहीं से हो और बाकी करियर की शुरुआत में राजनीतिक जीवन में छात्र राजनीति से की, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। उसके बाद लगातार चलता रहा सफ़र और इसी संघर्ष के साथ आज यहाँ तक पहुँचे। ओके, तो आपको जनसुराज से जुड़ने का क्या मोटिवेशन मिला सर? देखिए, निश्चित रूप से बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है और इससे पहले भी बिहार में कई चुनाव होते चले आए हैं और चुनाव होते रहेंगे। लेकिन बिहार और भारत की राजनीति में पहली बार चुनाव मुद्दे पर हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो प्रशांत किशोर है। आज से पहले पक्ष में बैठे लोगों ने हमेशा जंगल राज का डर भय दिखाकर काम करना चाहा और इससे पहले जो उसके बाद जो भी सत्ता में है उन्होंने जंगल राज का भय दिखाया और जंगल जो के पक्ष में है उन्होंने ये दिखाया कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अति पिछड़ा का सम्मान चला जाएगा, मुसलमान को डरना पड़ेगा। ये तमाम तर फरेबों के बीच एक नाम प्रशांत किशोर जो रोहतास के लाल हैं, हमारे ही जिला के हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में अपनी एक शनाख्त रखते हैं, पहचान रखते हैं। उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि बिहार में इस बार चुनाव बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए होगा, बिहार का चुनाव पलायन के विरुद्ध होगा, बिहार का चुनाव रोजगार
एवं उद्योग के साथ होगा और पलायन दूर हो और लोगों को यहीं रोजगार मिले, यहीं नौकरी मिले। तो इन तमाम तर मुद्दों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है और प्रशांत किशोर की विचारधारा हिंदू, मुस्लिम, जात, धर्म, अगला, पिछड़ा की नफ़रत से दूर, बल्कि डेवलपमेंट की बात करने की विचारधारा है और जब तक वो वैचारिक रूप से इस पर अडिग रहेंगे, तब तक हम उनके साथ। ओ, ऐसा सुनने में आ रहा था कि आप किसी और पार्टी या फिर किसी और नेता के साथ में काम कर रहे थे। तो आपने जैसे बताया कि मुद्दों की बात पे आपने जनसुराज जॉइन किया। तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे की बात ज़मीनी स्तर पे अभी किस तरीके से प्रखर रूप से आ पा रही है? जनता के दिलों में ये मुद्दे जागरूक हैं या जो फिर वही पुरानी। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? सारे नेता क्या कह रहे हैं? बिल रोजगार पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात हो रही है। तो सारे नेताओं ने प्रशांत किशोर को कॉपी करना तो शुरू कर दिया ना। यही तो हमारी जीत है, पहली जीत तो हमारी यही है। वो कल क्या होगा नहीं मालूम है। आज ये है कि लोगों को कम से कम मुद्दों पर हमने लाके खड़ा कर दिया। वो जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन वाली बात हो रही थी, खत्म। आपके हिसाब से थोड़ा ये पे है। ठीक है, अभी आप हाल ही में चंपारण में थे, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? पूरे बिहार बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन के साथ हम लोग सरकार में दखल देने जा रहे हैं और अब बिहार में चाहे हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रखें, लेकिन अब बात बिहार के भविष्य की होगी, बिहार के बच्चों की होगी, पलायन कर रहे मजदूरों की होगी और अब बात बिहार में डेवलपमेंट की बात होगी, बिहार से जाकर डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन होगा कि जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सियासत में देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंज यही होता है कि आप किस तरीके से उसमें आप कामयाबी का रास्ता तलाश में हैं, शॉर्टकट चाहिए, आपको भी ज़ात धर्म करके चाहिए या आप मोहब्बत और एकता के साथ बढ़ रहे हैं। आमतौर से लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि आज के युवाओं को बहुत शॉर्टकट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बहुत पेशेंस के बाद होना पड़ता है इसमें और संजीदगी के साथ, युवा मुस्लिम एकता के साथ, समाज की एकता और प्रेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। यही कामयाबी है, यही जीत। ओके, तो अभी यूथ की पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से यूथ की ही पॉलिटिक्स में भूमिका होनी चाहिए क्योंकि ये जो बूढ़े लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं, वो दरअसल आपके बिहार को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से थके हुए हैं और थकान की वजह से वो जरूर कहीं कुछ भी बोल रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि बिहार कैसे चलेगा और बुरी तरह से भाजपा के नफरतवादी सोच के चंगुल में है, जिससे उनको निकलना चाहिए। बिहार को ऐसी सोच और इसी विचारधारा से निकाल के आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो बिहार की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। ओके, तो आपके हिसाब से या फिर हम मीडिया में जो फुटेज वगैरह देखते हैं नीतीश कुमार जी की, कुछ मत आपत्तिजनक की इमेजेस आ जाती, तो एनडीए या फिर एनडीए तो नहीं बोल सकते, जेडीयू के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री की चेहरा नीतीश कुमार के तौर पे पेश किया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ये बात है कि उनकी मानसिक हालत या फिर उनकी उस तरीके के अभी वो केपेबल नहीं है, तो फिर वो अगले 5 साल कैसे वो। देखिए आमतौर से पहले तो सरकार ये लोग बनाने जा नहीं रहे, इनकी सरकार बन नहीं रही है। जो सच है उसको स्वीकार करना होगा। दूसरी सच्चाई ये है कि जब इनकी सरकार ही नहीं बन रही है तो लाख चिल्लाने से कोई फायदा बचा नहीं है। सिर्फ इतना ही बचा है कि किस तरीके से बदलाव हो सके और इस बार बिहार एक नए रूप में उभरेगा और जिस तरीके से लोक आस्था का महापर्व आज छठ के दिन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, तो निश्चित रूप से ये पूरा भरोसा है कि इस बार का जो बिहार का सूरज उदय होगा, ठीक है, बेहतरीन उम्मीद के साथ उदय होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक नया सूरज उदय होने वाला है बिहार में और वो सूर्य उदय जन सुराज लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी एक सवाल ये उठता है कि जन सुराज को अभी सेकेंडरी पार्टी के रूप में भी नहीं देखा जा रहा था, तो उस पे आपका क्या टेक है? देखिए सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता है, होता यही है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। एक अल्लामा इकबाल का एक बहुत प्यारा शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आज हैसियत ये है कि बिहार में 6 जिला में वो मुक्त हो चुके हैं। भाजपा मुक्त 6 जिला है बिहार का। तो ये तो दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी पार्टी है और यही सबसे छोटी पार्टी, आप कह रहे हैं कि सबसे छोटी पार्टी, ये लोग कह रहे हैं, वही भाजपा वाले कह रहे हैं ये भी जनसराज की कोई हैसियत नहीं है। जब जनसराज की हैसियत ही नहीं है तो दिन विधायक हमारा क्यों डरा लिया गया, हटा लिया गया, क्यों खरीद दिया गया? इसका मतलब जब देश के केंद्रीय मंत्री को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को जब हमारे उन प्रत्याशियों के साथ उठना बैठना पड़ रहा है कि अभी जिनको हमने सिर्फ टिकट दिया है, तो सोचिए कि जीत के आने के बाद इनका क्या हाल करेंगे हम लोग। अच्छा, सासाराम क्षेत्र में आपका बहुत बोलबाला रहा है अभी तक, और जब आप जन सुराज ज्वाइन कर रहे थे तो आपके ऊपर कहीं से भी ऐसा बात उठा था या फिर बोला गया था आपको कि आप जन सुराज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं?
निश्चित रूप से सवाल होता है और सवाल वही करता है जो आपका अपना होता है। वैचारिक रूप से प्रशांत किशोर जी मुझे लगा कि ये विकल्प हो सकते हैं, एक बड़ी उम्मीद के तौर पे उभर सकते हैं, तो हमने इसी उम्मीद के साथ सासाराम और बिहार के बदलाव के लिए हमने प्रशांत किशोर जी का दामन थामा है, हम उनके साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ हैं। वैचारिक रूप से हम लोग बिहार में एक बड़े बदलाव के लिए अग्रसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तक अभी ग्राउंड पे हैं आप, अभी तक आपको क्या मेजर चैलेंजेस लगे हैं जनसुराज की ओर से कि बिहार की जनता को क्या अभी मनाना बाकी है, या सिर्फ कुछ ऐसे चैलेंजेस जो रियल ना भी है और उन पे काम कर रहा है जनसुराज? बिहार के प्रवासी तबका हमारे साथ है, बिहार का यूथ तबका हमारे साथ है। बिहार में कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो ऐसे हैं, जो निश्चित रूप से हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, जात, धर्म में अभी भी उलझाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर आम लोगों के मानसिक पे इसकी असर न पड़े, इसलिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो राव जी, अभी आप उपाध्यक्ष है जनसुराज के, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद हो सकता है कि सासाराम विधानसभा का टिकट आपको मिल जाए, आपको नहीं मिला। तो उस पे क्या आप जानने वाले आपसे कुछ पूछ रहे होंगे, बता रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है? पॉलिटिकल पार्टी दूसरे किसी ज्वाइन नहीं किया जाता है कि आप विधायकी बने या आप चुनावी लड़े या आपको टिकट की मिले। टिकट किसी एक को मिलना। बिहार में हमारे रजिस्टर्ड जो हैं वो मेंबर्स जो हैं वो 1,23 लाख हम लोग के रजिस्टर्ड मेंबर हैं, जिन्होंने सदस्यता ली, मेंबरशिप पार्टी की ली है। उसके अलावा भी और अनेक, लेकिन सीट जो है वो 243 ही है। तो स्वाभाविक रूप से सबको तो मिलेगा नहीं, मिलेगा उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। जो पहले से लोग मेहनत कर रहे थे उनका हक पहले बनता था, हम बाद में आए, हमारा हक 5 साल बाद बन जाएगा। उनके पास सोच भी नहीं है कि करेंगे कैसे। मान लीजिए कि अभी ये सरकार में आ जाता है, नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से सरकार में हैं, उनके पास विकास के नाम पे जीरो। आज भी उनको महिलाओं को पैसा देके ही खरीदना पड़ रहा है 10,000, बात पे गौर कीजिएगा। ठीक है। आज भी उनको उसी कानून की दुहाई देनी पड़ रही है कि हमने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो अभी भी फ्री के नाम पे वो सरकार में आना चाहते हैं। इट मीन्स उनके पास कोई बहुत बड़ा ऐसा ना कॉन्सेप्ट रहा है, ना ब्लूप्रिंट रहा है, जिसको दिखा के या जिस डेवलपमेंट की बात करके वो आगे आ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से फेल। तो निश्चित रूप से एक बड़े फेलियर की तरफ ये एनडीए की सरकार है, जो कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पिछले 11 सालों से बिहार में विकास का कार्यान्वयन करवाने को पूरी तरह से विफल है। रहा सवाल विपक्ष के लोगों के पास, तो विपक्ष के पास अपना कोई विजन नहीं है, अपनी ऐसी कोई बात नहीं है अलग जो बिहार को डेवलपमेंट की तरफ ले आ सके। बिहार का बेसिक डेटा तक नहीं है। खुद को मुख्यमंत्री की घोषणा करवाने वाले आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी इतने तेजस्वी हो रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि हर घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, हर घर रोजगार दिया जा सकता है, हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए भी संभव नहीं है कि बिहार के डेटा के हिसाब से बिहार में घरों की जो संख्या है वो 2,62,00,000 घर है। तो 2,62,00,000 तो रोजगार देना ये किसी भी कीमत पर कहीं से कोई संभव नहीं। वो 2,62,00,000 अस्थायी घर हैं, बहुत सारे रेंटर हैं, बहुत सारे लोग सड़क पे हैं, बहुत सारे लोग आज तक छत मुहैया नहीं है। तो ये एकदम गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस पर कोई स्टडी नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, बस कह दिया, मुंह में आया और कह दिया। तो ऐसे कहने सुनने वाले लोग के पास ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई ब्लूप्रिंट है, ना ही होता कोई एजेंडा। ठीक है, तो अभी तेजस्वी का एक बयान आया कि वक्फ संशोधन बिल को हम लोग कूड़ा में डाल देंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है। तेजस्वी यादव जी से सवाल ये पूछना चाहिए कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर वो कितनी बार सभा कर चुके हैं, बैठक किया है, उनके अपने लोग कितने लोग आए, कौन सी भीड़ आई जो मुसलमानों के हक पे बात करती हो? आप मुसलमानों की भीड़ में आके आज वो मुसलमानों को वर्गला रहे हैं कि हम बिल फाड़ देंगे। बिल कैसे फाड़ देंगे? बिल के लिए आपको संख्या चाहिए। बिल्कुल। आप जिस मुंह से, जितनी ताकत से आप लोग बिल को फाड़ने की बात कर रहे हैं, उसी ताकत से आप क्यों ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं बिहार में? ये क्यों नहीं कर रहे हैं मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं? लेकिन मुस्लिम समाज भी तो आरजेडी और तेजस्वी के पीछे ही जा रहा है अभी। नहीं, कभी पीछे नहीं जाता और कभी नहीं पीछे जाएगा। मुस्लिम समाज हमेशा नफरत के खिलाफ वोट किया था। जब विकल्प मिलेगा तो जो नफरत के खिलाफ रहेगा उसके खिलाफ वोट करेगा। ठीक है। हम समाज में एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, हम बापू के हिंदुस्तान को सुरक्षित चाहते हैं, हम बाबा के संविधान को सुरक्षित चाहते हैं। क्यों मुसलमान किसी का फिशलग्गू होगा? तेजस्वी यादव की बबौती है क्या मुसलमानों पर? मुसलमान इस बार वोट अपने डेवलपमेंट करेगा, बच्चों की शिक्षा और रोजगार को मुसलमान वोट करेगा। ठीक है, तो एमवाई समीकरण बात कर रहे थे, वो अभी नहीं दिख रहा है। इसी तरह का नहीं, अब तो एमवाई समीकरण है, लेकिन मला और यादव समीकरण। अच्छा, आपके मतलब मला यादव। अब स्वाभाविक, हम थोड़ी कह रहे, तू खुद कह रहे हैं। ठीक है, मैंने आप 14% वाले सीएम बन जाएंगे भाई साहब, 2% वाले डिप्टी सीएम बन जाएंगे और 19% वाले घंटा बजाएंगे। क्या है? हम तो आपके चैनल पे खुले मन से प्रशांत किशोर जी के बैनर के साथ, दीदी की जो मोटा मोटा जी स्वराज का बैनर है, इसके चैनल पे कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी के उन्हें टिकट दिया है मुसलमानों को,
मुसलमान जीत के आते हैं या कोई भी जीत के आता है उनकी पार्टी से, और जब भी सरकार में हमारी भूमिका आएगी, दावे के साथ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करेंगे। जन स्वराज की इस बात को तो तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को उन्होंने हिस्सेदारी दी है। बिल्कुल दिया है, डिनर दिया है, गिनती से दिया है, पढ़े लिखे और अच्छे बेहतरीन मुसलमानों का चयन किया है उन्होंने, और उन्होंने मौका दिया है बढ़ने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से एक अच्छा लीडर कौन होता है जो लीड कर सके? जो सबको लेके चल सके। लीड करना ही कला है। सिर्फ जात की धर्म की पॉलिटिक्स करना ये लीडर की पहचान नहीं है, ये डीलर की पहचान है। जो लोग ठेकेदार होते हैं अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जाति, अपने अपने प्रांत, अपने अपने क्षेत्रों के, ऐसे डीलरों से बचना चाहिए। और लीडर वो है जो सच में डेवलपमेंट की बात कर सके। ठीक है। अभी हाल ही में बीजेपी के नेता है, सांसद भी है गिरिराज सिंह, उनका एक बयान आया जो बहुत ही भड़काने वाला था। मैं बयान यहाँ पे वोट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की किसी बयान को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल खोपड़ा खाली है, गोबर भरा। अच्छा, हाँ, थोड़ा टाइट वर्ड आप यूज कर रहे हैं किसके लिए? अभी, गोबर वगैरह। कुत्ता के गूह से बदतर है ऐसा लोग। अच्छा, वो तो गोबर में बहुत मतलब हल्का शब्द यूज किए हैं। कुत्ता के गूह से बदतर है वो लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी पार्टी, किसी धर्म, किसी जात में हो, ठीक है। आप धर्म के नाम पर नफरत फैला नहीं सकते, आप जात के नाम पर नफरत। आप एजेंडे की बात कीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी अपने डेवलपमेंट की बात करे ना, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात तो करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, संविधान ने अधिकार दिया है आगे बढ़ने का। आप 11 साल से सत्ता में रह के मुसलमान की बात करना, अभी भी मुसलमान और पाकिस्तान का भूत उतर नहीं रहा है। मुसलमान नाम का जीन जो गिरिराज सिंह ऐसे किसी भी भड़काऊ नेता के सर पे सवार है ना, ऐसे लोगों को जल्द उनकी औकात पता चल जाएगी। लोकतंत्र में लोकतंत्र के रखवाले जिंदा। ठीक है। तो अभी आपने जिक्र किया कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में पैसे आए, तो आप उसको ऐसे देख रहे हैं कि वोट खरीदने की कोशिश है? अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? आप वो बता दीजिए, आप कैसे देखिएगा इसको? मैं तो इससे पहले महिलाओं के रोजगार और उत्थान की बात क्यों नहीं हो गई? नीचे भी कर दीदियों पर पटना में लाठी चलवाया था आपने, भूल जाएंगे हम? का चचा नीतीश कुमार 6 महीना पहले दे लाठी ले लाठी, और अब तुरंत चुनाव आया, जब हारने लगे तो 10-10 हजार रुपया की जीविका दीदी के माध्यम से वोट पोलराइज हो जाएगा। आप इस भूल में हैं। जीविका दीदियाँ राज्य की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो राज्य में रोजगार और डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हैं, और निश्चित रूप से एक बड़े बदलाव की तरफ अग्रसर हैं। इस बार जीविका दीदी ने 10-10 हजार रुपये लिया तो है आपकी सरकार में, लेकिन आगे का काम बढ़ाएंगी बेहतरीन और सशक्त सरकार में। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे एजुकेशन पे आपका क्या टेक है? बिहार में एजुकेशन की जो अभी की हालात है और जो स्वराज पार्टी आने के बाद में किस तरीके से? जैसे कि शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है बिहार में, और आमतौर से एक परसेप्शन, एक धारणा है लोगों में कि सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है और प्राइवेट स्कूल में पैसा लगता है। प्राइवेट स्कूल में आज के दिन में जो पढ़ाई का औसतन खर्च है वो लगभग 87 रुपया है। एक साधारण प्राइवेट स्कूल की बात करें जो हर एक शहर में है, पटना से लेके गांव तक के प्राइवेट स्कूल में औसतन 87 रुपीज खर्च है। ठीक है। मैं बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट साधारण प्राइवेट स्कूल का 87 रुपया खर्च है। और आप जान के हैरान होंगे कि सरकारी स्कूल में वही औसतन खर्च जो है वो 450 रुपया है, 458 रुपया। मतलब एक सरकारी स्कूल में बच्चे पे जो खर्च हो रहा है वो 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है एज कम्पेयर प्राइवेट स्कूल में। और पढ़ाई में भी सरकारी वाला जो है वो कहीं का नहीं रह रहा, प्राइवेट वाला आ गया। तो लोगों के पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रूट नहीं। शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से अगले 10 सालों में एक बड़ा बदलाव करने का वादा करते हैं। इसमें समय लगेगा, टाइमिंग है, इसका टाइम फ्रेम है, और हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम शिक्षा व्यवस्था पे एक बेहतरीन काम कर सकते तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा ब्लूप्रिंट रेडी, निश्चित। जैसे हम लोग सरकार 14 तारीख के बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं। मतलब आप इतने श्योर है कि 14 तारीख को? 100% सरकार हमारे हस्तक्षेप से ही बनेगी। हम अपने ऊपर नहीं, हम जनता के ऊपर श्योर है कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। 12,000 ट्रेन का वादा किया था रेल मंत्री ने, रेल मंत्री 12,000 ट्रेन चलाने का बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ 1200 ट्रेन चल रही होगी तो हम ऑन कैमरा कह रहे हैं हम राजनीति छोड़ देंगे। आप डेटा ला के दे दीजिए। नहीं है बेटा, हालत खराब है इनकी। ये ट्रेन सब लोगों को लाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो इनको गाली दे रहे हैं और धनसुराज को वोट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि धनसुराज के इफेक्ट से वो 1200 ट्रेनें रद्द की गई हैं, बिहारियों का हक छीना गया। नरेंद्र मोदी आके कहते हैं बिहार में कि हमारा डेटा सस्ता देंगे। अरे भैया, डेटा सस्ता नहीं, हमको हमारा महंगा बेटा वापस बिहार में चाहिए। तुम डेटा सस्ता दोगे इसलिए कि रील बना के मस्त रहे बिहार और डूबता रहे बिहार। बिहार पर अमृता पंजाब या उड़ता बिहार नहीं होने देंगे।
बिहार की धरती क्रांति की धरती रही है, बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है, बिहार की धरती सवालिया निशान की धरती रही है कि हमेशा उसने जालिम के आंख में आग डाल के सवाल पूछा है। हम सवाल पूछें, बिल्कुल। जवाब हमको देना। उड़ता बिहार उड़ता पंजाब से याद है कि शराबबंदी पे दो टूक होकर के प्रशांत किशोर जी ऑन कैमरा बोलते हैं कि आते ही इस फर्जी कानून को हम बंद कर देंगे। फर्जी कानून को बंद कर देंगे। शराब की व्यवस्था को आज समझ लीजिए कि आज पूरे बिहार में शराब के मामले में इस तरीके से सरकारी शराब माफिया और सरकार के पदाधिकारी मिल के काम कर रहे हैं कि एक शराब माफिया आज अरबपति खरबपति हो गया है और बिहार गत में चला गया। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम फर्जी शराबबंदी बंद करेंगे। शराब तो मिल ही रहा है। कोई पूरे बिहार का एक कोना ऐसा बता दीजिए यहाँ शराब नहीं मिल रहा। हाँ, आप दुकान पे आपको जाने की जरूरत नहीं, घर आकर शराब मिलेगा। जो शराब 100 रुपए का मिला करता था सरकारी रेट के हिसाब से, जिसमें 100 रुपए में भी 60 रुपए टैक्स हुआ करता था और 40 रुपए की शराब, मतलब 60 रुपए सरकार को फायदा होता था। उसी शराब की कीमत आज 500 रुपया, 500% के टैक्स मतलब एक्स्ट्रा चार्ज के बढ़ रहा है, जिसका कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। शराबबंदी की वजह से बिहार में होटल्स इंडस्ट्रीज में फर्क पड़ा है। बहुत सारे होटल वाले रो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। हर जगह का यही हाल है। और आपको छोटी सी बात बताता हूँ चैनल पे। कुछ दिन पहले अभी एक पदाधिकारी जो कि मधेपुरा के बड़े पदाधिकारी थे, वो हमारे जानने वाले थे। उनको रोहतास में आना था किसी वजह से। जब उनको आना हुआ यहाँ पर तो उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोला कि क्या हाल है तुरब भाई, ऐसे है वैसे है। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आपके यहाँ से नज़दीक, मतलब रोहतास से नज़दीक कौन सा राज्य, झारखंड है या उत्तर प्रदेश? तो हमने कहा कि हम लोग के यहाँ तो बॉर्डर दोनों राज्यों का लगता है, लेकिन आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? तो वहाँ से कह रहे थे बताइए ना आसान क्या पड़ेगा। तो हमने कहा कि आसान तो आपको झारखंड में जाना है कि उत्तर प्रदेश में जाना है। बोला कि वाराणसी आपके यहाँ से कितना दूर? उन्होंने पूछा, फिर जपला की दूरी पूछी, हमने सब बताया। हमने बाद में पूछा कि अच्छा ये पूछ क्यों है? तो बोले छोड़िए ना, हमारे साथ हमारे एक मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है वो क्यों पूछ। देखिए क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू मरा है नीतीश कुमार की इस बचकाना शराबबंदी के कानून की वजह से, अपनी सत्तापानी की वजह से। आज भी महिलाएं तड़प रही हैं, शराब घर घर मिल रहा है और इनके पास जवाब नहीं है। प्रशांत किशोर जी के पास विजन है। हम जो सरकार जो शराब 100 रुपए का अवेलेबल है उसको 1000% टैक्स की बढ़ोतरी के साथ 1100 रुपये में हम लोग 1000 रुपये में हम लोग यहाँ पे बेचेंगे। सरकार बिहार का रेवेन्यू भी आएगा और उसके बाद जिनको शराब से बंदी के दूरी से रहना होगा वो दूरी भी रह पाएंगे और जिनको करीब होना होगा करीब रहें। बिहार को रेवेन्यू दे ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाली को दूर करके खुशहाली लाई जा सके। फर्जी शराबबंदी करके क्या शराब तो बंद है नहीं। निश्चित रूप से अगर कोई विजन हो या बंद कराने की क्षमता हो तो हम लोग अगर बंद भी कराएंगे तो निश्चित रूप से पूरी तरह से सख्ती के साथ बंद कराएंगे। ओके। अभी प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ने वाले थे, तो अभी उन्होंने नामांकन भी नहीं कराया और चुनाव लड़ भी नहीं रहे। मतलब किसी एक सीट से उन्होंने माहौल बनाया कि राघोपुर में जाकर के वहाँ डिसाइड करेंगे, राघोपुर की जनता डिसाइड करेगी कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। तो फिर वहाँ से बहुत सारे उनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, क्रिटिसिज्म कि आप चुनाव लड़ क्यों नहीं रहे। जब आप पब्लिक डोमेन में आते हैं तो क्रिटिसाइज होंगे और इसके लिए अपना कलेजा अपना पिंट दोनों मजबूत करके रखना होगा। आपके बाल नोचे जाएंगे, आपसे सवालात ताके जाएंगे और जाहिर है कि आप ही ने तो कहा था ना कि सवाल पूछने को तो बताया प्रशांत किशोर ने। अब लेकिन इसको समझना है कि प्रशांत किशोर का एक सीट पर चुनाव लड़ना या 243 सीट पर चुनाव लड़ना क्या इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर 243 सीट पर चुनाव लड़ा, बिहार में बड़े बदलाव के दावा और एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्होंने पार्टी के संगठन में कार्यकर्ताओं से डिस्कस किया। उसके बाद जो जवाब आया कि हम लोग इसमें किसी भी कीमत पर हम लोग प्रशांत किशोर को खो नहीं सकते हैं एक सीट तक, बल्कि हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। और प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। ये क्लिप रखिएगा, काम आएगा। ठीक है। प्रशांत किशोर खुद बनने नहीं आ रहे हैं बल्कि बिहार को बनाने आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हमारी 100% बहुमत आने के बाद हम लोग 243 में 243 जीत जाएंगे, फिर भी मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर नहीं होंगे। आज कहीं रिटर्न में आप ले लीजिए, एकदम वो सरप्राइज होगा बिहार के लिए, पूरे भारत और दुनिया के लिए। ये तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, एकदम एकता पर। वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा। बिहार के किसी 13 करोड़ बिहारियों में से जो सशक्त बिहारी होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई अपराधी नहीं होगा, कोई जात धर्म के नाम पर नफरत करने वाला नहीं होगा, बल्कि 13 करोड़ बिहारियों को मोहब्बत के साथ लेके चलने वाला, डेवलपमेंट के साथ लेके चलने वाला व्यक्ति होगा, वही बिहारी। क्यों क्यास ऐसे लगाया जा रहा है कि ठीक है चुनाव नहीं लड़े तो एमएलसी के जरिए से वो। बिल्कुल भी नहीं, ये मैं दावा करता हूँ। प्रशांत किशोर खुद बनने नहीं बल्कि बनाने आ रहे हैं। बिहार के निर्माण में और बिहार में सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप प्रशांत जी से मिले हैं, उनसे बातचीत हुआ है आपका, बहुत करीब से जानते भी हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है?
डायनामिक पर्सनालिटी है और डिफाइन करें। उस एक रोहतास के लाल ने पूरी दुनिया की सियासत की निडल जो है वो रोहतास की तरफ मोड़ रखी। इससे ज्यादा और क्या बात होगी कि हर एक जगह के डिस्कशन में, और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं 14 तारीख को दिल थाम के अपने चैनल के साथ साथ बाकी चैनल पे भी नजर रखिएगा। 11 बजने के बाद चर्चा सिर्फ प्रशांत किशोर पीके पर ही होगी। बहुत अभी से होंगे। नहीं, आज अभी हो रही है, लेकिन अभी मजबूरी में हो रही है, उस दिन जरूरी में होगी। अच्छा, ये दोनों फर्क है और 100% होगा। ओके। तो आप इतना श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। ये हम इसलिए श्योर है कि बिहार की जनता ने श्योर दिया। सासाराम में एक से धनबल पैरासूट से आए हुए कैंडिडेट हैं एनडीए के, उनको एक भी रोहतास का लोग नहीं मिला। खुद को कुशवाहा का बौखा नेता बनाने के चक्कर में वो ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा का बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, और इनकी औकात नहीं की कि उसको न्याय दिला सके, और अभी कुशवाहा के बड़े नेता बन रहे हैं। और कौन कौन कैंडिडेट कहाँ कहाँ क्या कर रहा है ये सब मालूम है। हमारी पार्टी ने आदरणीय नेता श्री विनय सिंह को, हमारे बड़े भाई हैं, विरोधक हैं, उनको कैंडिडेट बना के यहाँ भेजा है। हम सासाराम की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सासाराम में विनय सिंह जी के समेत रोहतास जिला में 7 सीट पर जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर लगता है कि आपको सच में वो बेहतर हैं और बदलाव कर सकते हैं या बेहतरीन कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो उनको खुल के वोट दीजिएगा। और लगता है कि बेहतरीन कैंडिडेट नहीं, उनसे अच्छा भी कोई कैंडिडेट है, तो उन्हीं को वोट दे दीजिए। तो आप ऑन कैमरा, ऑन चैनल पे आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि उनसे अच्छा अगर कैंडिडेट है तो आप उनको वोट दें। एकदम गलत आदमी का चयन नहीं होना चाहिए। पार्टी से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये बहुत सारे नेता में ऐसा मादा है, फिर हिम्मत नहीं। नहीं, गुलामी करने तो हम यहाँ भी नहीं आए। अच्छा, ये नहीं हो सकता है कि कोई गधा गोबर को आप जिता दीजिए ना, एकदम नहीं। विरोध कीजिए ऐसे व्यक्ति का, बल्कि प्रशांत किशोर का भी विरोध कीजिए, हमारा विरोध कीजिए कि आपने गलत कैंडिडेट भेजा, और उस विरोध को हम लोग सहेंगे। ठीक। और अच्छा लगता है कि दूसरा कैंडिडेट किसी भी दल का या निर्दलीय अच्छा है तो उसको वोट दीजिए। अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो मजबूरी में जात धर्म और विचारधारा के नाम पे वोट मत दीजिएगा, बल्कि नोटा को वोट दे दीजिएगा। तो आप ये कह रहे कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो नोटा में चले जाइएगा। हाँ, कैंडिडेट को मत चुनिए जो खरा दलन कैंडिडेट गलत कैंडिडेट को मत चुनिए। नोटा का इसीलिए तो विकल्प है, लोकतंत्र को जिंदा रखने का यही तो विकल्प। ठीक है, अब इसी लोकतंत्र के ये में अगर हम बात करें तो अभी जनसुराज के 3 उम्मीदवार का ऐसा न्यूज़ आया कि एक नॉमिनेशन वापस ले चुके, एक नॉमिनेशन भरे ही नहीं, और एक और ऐसे नेता हैं जो एक भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले गृह मंत्री, जिसको माननीय न्यायालय ने तड़ीपार किया था, उस व्यक्ति ने, जो गृह मंत्री हो, जो खुद को अपने आप को सुपर कॉप बताते हो, उनको जनसुराज के एक प्रत्याशी के साथ बैठना पड़ा। आप इसी से अंदाजा लगाइए उनके डर का और प्रशांत किशोर की ताकत का। हमारा 3 कैंडिडेट को डराया गया, खरीदा गया, और उसके बाद चुनावी रणनीति से दूर किया गया। हम डर के आगे जीत वाले लोग हैं, और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे कि बिहार किस तरीके से बदले, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कैसे। ठीक है, अब बिहार ओवरऑल बिहार में अगर सबसे अच्छा और सबसे ऊपर अगर शिक्षा के मामले में माना जाए तो वो रोहतास है जी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम रूरल एरियाज के स्कूल में जाकर के देखें, जैसे आपने बोला कि ध्वस्त हो चुका है, ठीक है, अब वहाँ पे मिड डे मील जैसे स्कीम्स आ गई हैं और छात्राओं को स्कूल्स और छात्रवृत्ति मिलता था। उसमें क्या है कि आपको अगर मतलब एक रेशियो ऐसा निकल के आता है कि फर्स्ट क्लास यानी एक क्लास में अगर 100 लड़कियां हैं तो 12वीं जाते जाते वो 34 हो जा रही है। तो अगर जनसुराज की व्यवस्था बन रही है आपके हिसाब से, तो फिर इस पे आप कैसे काम करेंगे? निश्चित रूप से शिक्षा का पूरा अधिकार और पढ़ने की पूरी आज़ादी दी जाएगी, स्पेशली फॉर गर्ल्स। निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग उनके लिए विशेष कार्य करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और उस बदलाव के पीछे जिस तरीके से भी सरकारी स्कीम्स होंगी या सरकार को आगे बढ़ाने का जो तरीका होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे, वक्त करेंगे। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा अपने और भी अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और हमें थोड़ा सा, हमारे जनता को और भी बताइए अपने बारे में कि अभी तक आपने सासाराम में किन किन मुद्दों को उठाया था जो पब्लिक डोमेन में है। देखिए, हम भी आपको बहुत टाइम से सबसे पहले जब कोरोना काल में हमारे बिहार वापसी हुई, तो हमने सबसे मजबूत तरीके से यहाँ रोहतास में ऑक्सीजन प्लांट का एक मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग दिया गया था। बिहार के 37 जिला में वो प्लांट लगा, और 29वां जब रोहतास की बारी आई, जहाँ से प्लांट हटा दिया गया। अच्छा, जिसमें एक भाजपा के बड़े नेता हैं, जिनको लगा कि उसके काउंट होने से नुकसान है, तो उन्होंने अपने रासूख का दिखाते हुए और उन्होंने वो प्लांट हटा लिया। लंबे संघर्ष के बाद और मजबूती से उसके बाद जब हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, तो सिर्फ एक नहीं, हमने 3 प्लांट लिया, डेहरी में भी और सासाराम में भी और विक्रमगंज में भी, तीनों अनुमंडलों में हमने प्लांट लगवाया।
ये हमारे संघर्ष की सबसे पहली और बड़ी जीत थी। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई तो उसमें एम्बुलेंस, आज बिहार में जितनी भी एम्बुलेंस है, नई हाईटेक एम्बुलेंस चल रही है, सबसे ज़्यादा विरोध हम लोगों ने किया। विधानसभा में क्वेश्चन उठा, विधायक और सांसद मजबूर हुए। उसके बाद ये मुद्दा जब बड़ा हुआ तो उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने हम लोग को समय दिया, हमसे मुलाकात हुई, हम लोगों ने लिखित रूप से दिया, उसके बाद उसमें जीत हुई। इस तरीके से अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, चाहे यहाँ पे ब्लड डोनेशन की बात हो या और भी ऐसे मुद्दे हों, हजार ऐसे मुद्दे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, लगातार मुखर रहे, लगातार सड़क पर रहे। ठीक है। अभी के मौजूदा हालत में अगर मैं आपको बताऊं तो बिहार में युवा खास करके राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए पर क्या मैसेज होगा? हाँ, सिद्धि के पास धन बल नहीं है, फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम तो सिर्फ किस तरीके से वो हम तो, हमारे पास तो इतना भी नहीं था कि 3 टाइम का खाना जुटा सके। फिर भी संघर्ष किया, पढ़ा खुद से राजनीति में। हमारा तो कोई बहुत बड़ा जमींदारी के इतिहास है, कोई बहुत बड़ा परिवार का इतिहास तो है ना। पूरे खानदान में हम पहले नेता। आपका एक मैसेज यूथ को है? निश्चित रूप से जाना चाहिए कि संघर्ष कीजिए, ईमानदारी से देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को, उनकी विचारधारा को, उनके कौल सब पे वतनी को, मोहब्बत को, इंसानियत को, इंसान को मजबूती से पकड़ के रखिए। आप यदि हिंदू है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को समझिए और समझिए कैसे संसार में बदलाव लाया जा सकता है। जब जरूरत पड़े तो गौतम बुद्ध की तरह कुर्बानी देने की ताकत रहे। ठीक, बहुत कुछ भूल के सह के आप पढ़ाए। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ गॉड के अगर दिन सुराज की पार्टी नहीं बनती, ऐसे फिर दिन सुराज की व्यवस्था नहीं होगी है। उसके बाद में 14 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाने हैं, उसके बाद में आपका क्या गोल है, क्या विजन है? 5 लाख तक हम लोग विपक्ष में मेहनत करेंगे और सत्ता पक्ष का जीना हराम कर दे, तो हमारे लिए और अच्छा हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष में भी रहेंगे तो जनता के काम है, जनता के मुद्दों पे अग्रसर रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। ठीक। देखिए, चीजें आना ना आना ये जनता को तय करना। अब मेरा अपना जो जाति फैक्ट है, तो मतलब बस ये फैक्ट भी है और मेरा फेथ भी है कि अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है। कि ईश्वर को जो करना है उसको करना, तो जो बेहतर होगा वही होगा। चलिए, तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपको मैं एक नाम दूंगा, उस पर आपको एक वर्ड बोलना है। नीतीश कुमार, थके हुए व्यक्ति, प्रशांत किशोर, एनर्जेटिक और बिहार को बदलाव लाने में जो सबसे पहली भूमिका, ये इतिहास के पन्नों में जो सबसे मजबूत तरीके से नाम लिखा जाए वो रोहतास तो लाल प्रसाद किशोर का नाम। ठीक है। अमित शाह, देश का सबसे बड़ा ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अमित शाह को डेयरी दालमिया में आके यहाँ पे बांग्लादेशी दिखता है, घुसपैठिया दिखता है, मगर बंद पड़े कारखाने नहीं दिख रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए देश के गृह मंत्री को। आप ऑन कैमरा की बात कह रहे हैं ना, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, बल्कि कह रहा हूँ पूरे वीडियो में सबसे पहले इसी को लगाइएगा। वो इसके लिए लगाइएगा कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मुसलमान को, इस देश के 15% मुसलमानों को, इस देश के 85% हिंदुओं के साथ जो उन्होंने अन्याय किया है ना, हिंदू बच्चों के साथ अन्याय किया है ना, हिंदू बच्चों के या हिंदू परिवार के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उनके जॉब रोजगार के अधिकार के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, उनकी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है ना, ईश्वर इनको माफ नहीं करेगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाले नहीं है, ये सिया राम वाले नहीं है, ये नफरत फैलाने जय श्री राम वाले हैं। ये तो असल में रावण के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले लोग हैं। मोहब्बत कहाँ जानते हैं? ठीक है, ठीक है। आपका कुछ फेवरेट? और देश का गुंडा ये हम ना कहें, माननीय न्यायालय गुजरात ने कहा। अच्छा, इस चक्कर में नहीं ना, नहीं तारीपार थे भाई साहब। सत्ता है, वक्त है, कभी भी नफरत के नाम पर कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं बन सकता है। फर्क। बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन पॉलिटिक्स में आपका सबसे फेवरेट लीडर? जिस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स की बात कही जाए, फेवरेट लीडर तो मौजूदा वक्त में काफी वैकेंट। भारत एक उम्मीद की तरफ देख रहा है, तलाश रहा है कि कौन बदल सकता है इस देश को। यकीन ये देश करा आ रहा है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में फिलहाल कोई ऐसा नेता, एक बड़ा नाम नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके और जिससे कोई उम्मीद लगाई जा सके। पास में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको मानता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा, एक मजबूत तरीके से उनके बारे में कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगर उनके बारे में लिखा जाए तो सारी लिखावट कम पड़ जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश को आर्थिक उससे निकालने वाले और मतलब एक दुनिया भर के प्रधानमंत्री में से एक सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन पे नाम लिखा लिया जा सकता है। आयरन लेडी, इंदिरा गांधी, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा या सुना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कभी जनता के सामने, हमारे ऑडियंस के सामने कौन ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो कभी नहीं तोड़ेंगे पॉलिटिक्स में? विचारों से समझौता कभी नहीं हो।
मतलब कॉम्प्रोमाइज कभी किसी कीमत पे नहीं। प्रशांत किशोर भी अगर उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, उनको भी छोड़ दी, एकदम बैनर पोस्टर के सामने कह रहे हैं। बिहार की जनता के साथ अगर उन्होंने धोखा किया तो सबसे पहला इस्तीफा प्रभु नजी का हो। हम लोगों की उम्मीद के साथ जुड़े, वैचारिक रूप से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जात और धर्म के नाम पे नफरत करने वाले की जगह मेरे जूतों में हो सकती है, गले में नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। ड्रीम बिहार आपके हिसाब से एक शब्द में बयान कीजिए, कैसा आप बिहार देखना चाहते हैं? जैसा बिहार था, हमारा बिहार अन पर लौटा दिया गया। जिस बिहार ने अगर गणित की बात शुरू हो, आर्यभट्ट के जीरो आए बिहार आए। संघर्ष की बात हो तो जेपी का संघर्ष दिखे। जिस बिहार में छठ घाट उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की पूजा करने वाले, जो हम आस्था के मानने वाले बिहारी, वही बिहार चाहिए हमको। मोहब्बत वाला बिहार चाहिए, प्रेम वाला बिहार चाहिए, बदला हुआ बिहार चाहिए, जिस बिहार से हम दुनिया में एक संदेश दे सके। हमको शेष असूरी वाला बिहार चाहिए, जिस बिहार से हम मुगलों को धूल चटा सके। हमको वो बिहार चाहिए जो सड़क निर्माण में दे सके, डाक प्रोसेस में दे सके। हमको बिहार चाहिए नालंदा वाला, हमको बिहार चाहिए पटना विश्वविद्यालय वाला। ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। सबसे अहम बात कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, और बहुत बेबाकी से आपने इस बात को रखा है। अक्सर हमने पॉलिटिक्स में देखा है कि शुगर कोटिंग बहुत होता है, शुगर कोटिंग बहुत किया जाता है, चाहे वो ऑन कैमरा हो, ऑफ कैमरा हो, जनता से हो, लेकिन आपने बहुत ही बेबाकी से अपने बात को रखा है, अपने विचारधारा को प्रकट किया है। एक फाइनल मैसेज आप हमारे ऑडियंस को दे दीजिए, फिर हम रैप अप करते हैं। देखिए, ये सोशल प्लेटफॉर्म है और हमारी बात ऑन एयर होगी जिस वक्त। अभी तो शायद हम लोग ऑफलाइन इसका सुन रहे हैं, जब ऑनलाइन हो तो सभी सुनने वालों से यही अनुरोध करा जाए कि राजनीतिक अलग चीज है और वैचारिक अलग चीज। राजनीतिक रूप से किसी का भी मतभेद हो सकता है, किसी से मनभेद मत कीजिएगा। वैचारिक रूप से हमेशा मौकत से गला लगाइए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है दुनिया में जीने का, जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है ना, वो धर्म है। अगर आप सनातन धर्म से आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को मत भूलिएगा कि किस तरीके से उन्होंने रावण से भी मोहब्बत से पेश आए, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं हुई। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो आप इस तरीके को याद रखिए, किस तरीके से वो दुश्मनों से भी, यहूदियों से भी किस तरीके इस्लाम से पेश आए। ये सनातन, ये इस्लाम, ये तलवार पे नहीं है, उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर है। किसी को आपको भला बुरा नहीं कहना है, मोहब्बत के साथ गला लगाना है। पड़ोसी आपका हिंदू हो, नफरत करता हो, आपको गाली देता हो, फिर भी आप गला लगाइए। पड़ोसी आपका मुसलमान हो, आपसे नफरत करता हो, आपको गाली देता हो, फिर भी आप गला लगाइए। हर हाल में मोहब्बत का दामन कस के पकड़ के रखिए और नफरत के दामन को हमेशा आग लगाते रहिए, काटते रहिए। नफरत करने वाले लोग बहुत कम है, मोहब्बत करने वाले लोग बहुत है। तो राम न्याजी जरूर मुसलमान है, लेकिन सिर्फ मुसलमान चाहने वाले नहीं है। सब लोग मोहब्बत से गले लगाते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं। तो आखिर उनकी दुआओं की वजह क्या हो सकती है? आपको बनना होगा, ढूंढना होगा, तलाशना होगा। आप सोशल मीडिया पे कभी देखिएगा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। बिल्कुल आम जगहों भी लोगों की प्रतिक्रिया है। तो मोहब्बत के साथ गला लगाइए, कोई चितराई धुतराई नहीं, फालतू बयानबाजी नहीं, आस्था के साथ किसी के खिलवाड़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विशेषकर मुसलमानों के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी आस्थाओं की कदर करनी है। अगर किसी की आस्था में ज़्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में है, माँ दुर्गा में है, या किसी भी मानने वाले लोग हैं, किसी भी मकतबे फ़िक्र के हैं, आपको गाली नहीं देना है, मसलक के नाम पे नहीं लड़ना है, धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है, ज़ात के नाम पे नहीं लड़ना है। हम सब एक इंसान और एक प्रोसेस से पैदा हुए, हम सब उस रब के मानने वाले हैं, उस रब के पैदावार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ईश्वर ने हम सबकी तख्लीक की है, हम सबकी संरचना की है, इस पूरी दुनिया को बनाया है, हमको बनाया है, आपको बनाया है, और हम सब एक माँ की संतान, हम सब एक के बनाए हुए हैं। और बस आपको ये समझ लेना है कि हम सब इंसानियत के रिश्ते से हम सब भाई। जानवरों को भी मोहब्बत की निगाह से देखनी है, जहां और रहम दिल रखना है। आपके दिल में रहमी होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, रहम होना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे। मोहब्बत कायम रखिए, नफरत को। बहुत बहुत शुक्रिया।